हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग झारखंड का इतिहास सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। झारखंड का सामान्य परिचय आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आज जो है झारखंड का इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो क्लासेस चल रही है वो किससे चल रही है, A to Z बुक को कंप्लीट कर हम लोग करने का कोशिश कर रहे थे, ताकि हम लोग आपका जो है झारखंड के बारे में नॉलेज जो है वृहत हो सके। आइए हम लोग झारखंड का इतिहास स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कुछ कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। पहले एक होता है इतिहास। इतिहास किसको बोलते हैं? इतिहास इसको बोलते हैं, ऐतिहासिक काल या इतिहास उसको बोलते हैं जिसका क्या है कि लिखित विवरण उपलब्ध है, उसका इतिहास बोलते हैं। लिखित विवरण इसका क्या है? उपलब्ध है। लिखित विवरण उपलब्ध है, इसका लिखित विवरण उपलब्ध है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। लिखित विवरण उपलब्ध है इसका। और एक होता है क्या आपका प्रागैतिहासिक काल। क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल होता है। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? तो जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो, लिखित विवरण इसका उपलब्ध नहीं है। लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। और एक होता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं सके। आदि ऐतिहासिक इसको क्या बोलते हैं? लिखित विवरण तो उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। लिखित विवरण उपलब्ध है, ये उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। क्या? अच्छे से पढ़ा नहीं जा सका, इसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। पढ़ा नहीं जा सका, अच्छे से इसको पढ़ा नहीं जा सका, इसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब ये कुछ कुछ फैक्ट आते हैं इतिहास में। एक होता है बीसी। बीसी बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल को हम लोग बीसी बोलते हैं। और ये ईसाई परंपरा के अनुसार है। क्या है? ईसाई परंपरा के अनुसार। ईसाई परंपरा के अनुसार जो है हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बीसी। जो गैर ईसाई परंपरा के लोग हैं वो इसको BCE क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन ईरा। ये गैर ईसाई परंपरा वाले जो लोग हैं वो बिफोर कॉमन वाला ईरा वर्ड यूज करते हैं। एक होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को हम लोग ईसवी या सन वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम लोग एनो डोमिनी या फिर ये ईसाई परंपरा के अनुसार एनो डोमिनी बोला जाता है। AD ईसाई परंपरा के अनुसार। और जो ईसाई परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। सी मतलब कॉमन ईरा। ये गैर ईसाई परंपरा वाले ये वर्ड यूज करते हैं, कॉमन ईरा। गैर ईसाई परंपरा वाले ये वर्ड यूज करते हैं सी। AD और सी एक ही है और BC और BCE आपका एक ही है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में और डिटेल हम लोग देखते हैं झारखंड के इतिहास के बारे में। देखिए झारखंड के इतिहास का एक टाइम टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टाइम टेबल दिया हुआ है। 1,00,000 BC मतलब 1,00,000 ईसा पूर्व, या फिर इसको BCE भी बोल सकते हैं। 1,00,000 ईसा पूर्व क्या हुआ था? तो सिंह भूमि से पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। 1,00,000 ईसा पूर्व के उपकरण हमको कहाँ से मिले हैं? तो सिंह भूमि से। सिंह भूमि से पूरा पाषाणकालीन उपकरण, पूरा पाषाणकालीन उपकरण हम लोग को मिले हैं। पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए कहाँ से? तो सिंह भूमि से। 1,00,000 ईसा पूर्व के। 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व में क्या हुआ? तो 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व में झारखंड में क्या हुआ? तो इस समय संभवतः असुरों का जो है झारखंड में प्रवेश हुआ था। क्या हुआ था इस समय? तो इस समय असुरों का झारखंड में प्रवेश हुआ था। असुरों का झारखंड में प्रवेश हुआ था 6,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य। झारखंड में प्रवेश किसका? असुरों का। 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य असुरों का प्रवेश हुआ था झारखंड में। नेक्स्ट है 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ था? झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में तांबे का आविष्कार। ये संभावना ऐसी व्यक्त की जाती है कि इसी समय झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में तांबे का आविष्कार हुआ था। सिंहभूम क्षेत्र में तांबे का आविष्कार हुआ था। ये समय तांबे का आविष्कार हुआ था। तांबे का आविष्कार कब? 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व के मध्य। फिर है आपका 3,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व में। इसमें क्या हुआ था? झारखंड में कांस्य युग प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो झारखंड में कांस्य युग प्रारंभ हुआ था। झारखंड में कांस्य युग प्रारंभ हुआ था इस समय।
कांस्य युग प्रारंभ हुआ था झारखंड में 3000 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व में क्या हुआ तो झारखंड में नौ पाषाण संस्कृति का यहाँ पे परिचालन स्टार्ट हुआ था। झारखंड में पाषाणी संस्कृति ये इस समय स्टार्ट हुई थी। झारखंड में नौ पाषाणिक संस्कृति इसका टाइम पीरियड क्या था तो टाइम पीरियड इसका था 1500 ईसा पूर्व के मध्य। नेक्स्ट है 1000 ईसा पूर्व। तो इस समय चेरो, खरवार और संथाल को छोड़कर झारखंड में विद्यमान सभी जनजातियां जो है छोटा नागपुर में बस चुकी थी। मतलब किनको छोड़कर तो चेरो, खरवार और संथाल को छोड़कर चेरो, खरवार तथा संथाल इनको छोड़कर जो सभी जनजातियां थी, संथाल को छोड़कर सभी जनजातियां जो थी वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास सभी जनजातियां झारखंड में बस चुकी थी। सभी जनजातियां क्या थी झारखंड में ये बस चुकी थी 1000 ईसा पूर्व के आसपास। सभी जनजातियां झारखंड में बस चुकी थी 1000 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 717 ईसा पूर्व। 717 ईसा पूर्व में क्या हुआ था तो 717 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ का गिरिडीह में निर्वाण प्राप्त हुआ था। 717 ईसा पूर्व में 23वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर कौन थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ इनका निर्वाण प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ पर गिरिडीह में। गिरिडीह के पारसनाथ जो इन्हीं के नाम पे पर्वत का नाम रखा गया पारसनाथ पहाड़। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ पर तो गिरिडीह में। निर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ पर तो गिरिडीह में, याद रखेंगे गिरिडीह में। ये हुआ था कब का घटना है तो 717 ईसा पूर्व का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व में क्या हुआ था झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश हुआ था। इस समय क्या हुआ था झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश हुआ था। झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश हुआ है कब तो ये हुआ है आपका 600 ईसा पूर्व के आसपास। अब 600 से 400 ईसा पूर्व में क्या हुआ तो झारखंड में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रचार प्रसार। 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य क्या हो रहा था तो झारखंड में बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है इसमें। बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रचार इसमें हो रहा था 600 से 400 ईसा पूर्व के मध्य। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 250 ईसा पूर्व। 250 ईसा पूर्व में झारखंड में ये अशोक का काल था। किसका झारखंड में अशोक का काल था। ये झारखंड में अशोक का काल था। ये 200 ईसा पूर्व के आसपास का समय झारखंड में अशोक का काल था। ये अशोक का काल था ये कब तो 250 ईसा पूर्व के आसपास। अब हम लोग देखते हैं ये हम लोग ईसा पूर्व वाले सारे बात देखे। अब हम लोग जो है ईस्वी वाला देखते हैं। 64 ईस्वी में क्या हुआ तो फनी मुकुट राय द्वारा नागवंशी राज्य की स्थापना हुआ है। किसके द्वारा तो फनी मुकुट राय द्वारा। कब तो 64 ईसा पूर्व में 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय द्वारा। किसके द्वारा फनी मुकुट राय द्वारा क्या हुआ है तो इसमें नागवंशी राज्य की स्थापना हुआ है। किसका स्थापना हुआ है नागवंशी राज्य की स्थापना किया गया है। इसमें नागवंशी राज्य की स्थापना हुआ है फनी मुकुट राय द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 693 ईस्वी। 693 ईस्वी में क्या हुआ सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना हुई है। इस समय 693 ईस्वी में क्या हुआ है झारखंड में तो सिंह वंश के पहली शाखा की स्थापना हुई है। सिंह वंश के पहली शाखा की स्थापना हुई है। कब तो 693 ईस्वी में। 693 ईस्वी में सिंह वंश के पहली शाखा की स्थापना हुई। 8वीं सदी में क्या हुआ है तो मान वंश की स्थापना 8वीं सदी में हुआ है।
मानभूम के मान वंश की स्थापना, मानभूम के मान वंश की स्थापना हुई है, मान वंश की स्थापना, मानभूम के मान वंश की स्थापना हुई है इसमें, मानभूम के मान वंश की स्थापना हुई है कब? तो 8वीं सदी में। ये कब हुई? 8वीं सदी। इसको अभी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार हम लोग टाइम टेबल ध्यान दे रहे हैं ताकि इसको फिर डिटेल पढ़ेंगे हम लोग सारे वंश के बारे में। 1205 ईस्वी में क्या हुआ है? तो सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना, पहली शाखा की स्थापना कब हुआ है? तो 693 ईस्वी में। और 1205 ईस्वी में क्या हुआ? तो सिंह वंश के दूसरी शाखा की स्थापना झारखंड में हुई है। सिंह वंश के दूसरी शाखा की स्थापना, दूसरी शाखा की स्थापना हुई है कब? 1205 ईस्वी में दूसरी शाखा की स्थापना हुई है। स्थापना हुई है कब? तो ये हुआ है 1205, पहले हुआ है 693 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 1368 ईस्वी। 1368 ईस्वी में क्या हुआ झारखंड के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से? तो 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई। क्या हुई? रामगढ़ राज्य की स्थापना। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ है? 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना हुआ है 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का स्थापना हुआ इसमें। और नेक्स्ट है 15वीं सदी। 15वीं सदी में खड़गडिहा राज्य की स्थापना हुआ है। 15वीं सदी में क्या हुआ है? इसका एग्जैक्ट डेट नहीं है हम लोगों को पता। 15वीं सदी में क्या हुआ है? तो खड़गडिहा राज्य की स्थापना, खड़गडिहा राज्य की स्थापना हुई है इस समय। खड़गडिहा राज्य की स्थापना, खड़गडिहा राज्य की स्थापना ये कब हुआ है? तो ये 15वीं सदी में। कब हुआ? 15वीं सदी में ये हुआ है खड़गडिहा राज्य की स्थापना। फिर आ जाइए 1572 ईस्वी। 1572 ईस्वी में झारखंड में क्या हुआ? तो 1572 ईस्वी में हुआ है पलामू के चेरो वंश की स्थापना हुई है। क्या हुआ? पलामू के चेरो वंश की स्थापना इसमें हुई है। पलामू के चेरो वंश की स्थापना कब हुआ? तो 1572 ईस्वी में पलामू के चेरो वंश की स्थापना हुई है। पलामू के चेरो वंश की स्थापना इस समय हुई है 1572 ईस्वी में। फिर आगे आ जाइए 1767 ईस्वी। 1767 ईस्वी में क्या हुआ है? तो पहली बार झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। 1767 ईस्वी में पहली बार झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। पहली बार झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ? 1767 ईस्वी। याद रखिएगा 1767 ईस्वी में पहली बार झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ है 1767 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1767 से 1900 ईस्वी के आसपास। तो 1767 से 1900 ईस्वी में जनजातीय विद्रोह का काल था। ये जो समय था वो किसका काल था? जनजातीय विद्रोह। बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए हैं झारखंड में, तो ये जनजातीय विद्रोह का काल था 1767 से 1900 ईस्वी। जनजातीय विद्रोह का काल था ये 1767 से 1900 ईस्वी का कार्यकाल जो था वो जनजातीय विद्रोह का कार्यकाल था। नेक्स्ट है 1857 से 1947 ईस्वी। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड की भूमिका। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था भारत में उसमें झारखंड की भूमिका देखने को मिली हम लोगों को। झारखंड की भूमिका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ये कार्यकाल था कब से कब तक? तो ये था 1857 से 1947 के कार्यकाल। और 1912 से 2000 ईस्वी के आसपास क्या हुआ है? तो 1912 से 2000 ईस्वी तक ये हुआ है क्या? पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का इतिहास है। कब से? 1912 से 2000। पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का इतिहास, पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का जो इतिहास है, आंदोलन का इतिहास जो है वो कब से है? तो वो है 1912 से 2000 तक। पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का इतिहास रहा है 1912 से 2000 तक। और 2000 से 2000 अभी 26 हो गया है, 2000 से 2026 तक नवगठित झारखंड राज्य का इतिहास हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। नवगठित झारखंड राज्य का इतिहास, नवगठित झारखंड राज्य का इतिहास, झारखंड राज्य का इतिहास। ये झारखंड के इतिहास का टाइम टेबल था जिसको अभी हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड के इतिहास के स्रोत जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो झारखंड के इतिहास के स्रोत दो हैं।
एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन आते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत में आपके ये आते हैं अभिलेख आते हैं। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन आते हैं? अभिलेख आते हैं। अभिलेख हो गया पुरातात्विक स्रोत में, अभिलेख आते हैं। फिर सिक्के आते हैं, फिर सिक्के आते हैं पुरातात्विक स्रोत में। अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, फिर स्मारक और भवन हो गए। स्मारक और भवन ये भी किस में आते हैं? पुरातात्विक। स्मारक और भवन पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। स्मारक और भवन हो गए पुरातात्विक स्रोत में आने वाले। फिर चित्रकला हो गए, फिर कौन हो गया? चित्रकला हो गया, ये चित्रकला हो गया, ये भी पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। और फिर मुहरे, जो मुहरे वगैरह हैं ये भी किसके हो गए? तो ये भी पुरातात्विक स्रोत के हम लोग को इतिहास पता चलता है। झारखंड के इतिहास का स्रोत में पुरातात्विक स्रोत में आ गए आपका अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, स्मारक और भवन हो गए, चित्रकला हो गया और मुहरे हो गए। नेक्स्ट हम लोग आइए डिस्कस करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत देखिए दो तरह के हैं, एक है धार्मिक साहित्य और दूसरे हैं लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में कौन कौन आते हैं? तो धार्मिक साहित्य में आपके आते हैं ब्राह्मण साहित्य। धार्मिक साहित्य में आपको कौन कौन आएंगे? तो एक है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य धार्मिक साहित्य में आते हैं। ब्राह्मण साहित्य हो गए, जैन साहित्य हो गए, ब्राह्मण साहित्य हो गए, जैन साहित्य हो गए, जैन साहित्य हो गए, और फिर कौन हो गए? बौद्ध साहित्य। ये जो तीनों हैं इससे हमको झारखंड का इतिहास के बारे में पता चलता है। ये क्या है? बौद्ध साहित्य। ये जो है धार्मिक साहित्य हैं, झारखंड के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत हैं, जिसमें ये जिसमें कैसे हैं? धार्मिक साहित्य। अब हम लोग लौकिक साहित्य का बात करते हैं। तो लौकिक साहित्य में कौन कौन आते हैं? तो लौकिक साहित्य में आपके आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। कौन आते हैं? लौकिक साहित्य में हो गया आपके ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ लौकिक साहित्य में आते हैं। फिर दूसरा हो गया विविध भाषाओं के जो साहित्य, विविध भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया है उससे हम लोगों को झारखंड का इतिहास पता चलता है। विविध भाषाओं के साहित्य, विविध भाषाओं के साहित्य, और ये हो गए, इससे हमको झारखंड का इतिहास पता चलेगा। फिर हो गया ब्रिटिश गजेटियर। ब्रिटिश गजेटियर जो है इससे भी हम लोगों को झारखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रिटिश गजेटियर, ब्रिटिश गजेटियर, इससे भी झारखंड का इतिहास में जानकारी मिलता है। और फिर मिशनरियों की रचनाएं, जो अलग अलग समय में मिशनरी आए उनकी रचनाएं से भी हम लोगों को झारखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मिशनरियों की रचनाएं ये सारे जो हैं लौकिक साहित्य हैं। मिशनरियों की रचनाएं ये सारे क्या हैं? लौकिक साहित्य हैं, जिससे हमको झारखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत को दो भाग में बांटा गया, एक धार्मिक साहित्य हो गया और एक लौकिक साहित्य हो गया। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। हम पुरातात्विक साहित्य से देखते हैं, पुरातात्विक स्रोत से, जिसमें सबसे पहले आते हैं कौन? अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले कौन आते हैं? अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन होते हैं? अभिलेख होते हैं। यह सामान्यतः किस पे? पत्थर, धातु पत्रों, मंदिरों एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण लेख होते हैं। किस पे? पत्थर पे, पत्थर पे लिखा जाता है, धातु पत्रों पे लिखा जाता है, धातु पत्रों पर लिखा जाता है, पत्थर धातु पत्रों, मंदिरों एवं अन्य स्थानों पर ये उत्कीर्ण लेख हैं। मंदिरों एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण लेख को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख बोलते हैं। उत्कीर्ण लेख, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। ये अभिलेख बोलते हैं जो किसी विशेष संबंध में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। झारखंड से प्राप्त अभिलेख, झारखंड से भी बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये पत्थर पे लिखे होते हैं या धातु पत्रों पे, मंदिरों के दीवारों पे खुदाई करके या अन्य स्थानों पर जो उत्कीर्ण लेख हैं, इन्हीं को हम लोग अभिलेख बोलते हैं। तो झारखंड से हम लोग देखते हैं कौन कौन से अभिलेख हम लोगों को प्राप्त हुए। तो झारखंड से प्राप्त अभिलेख में है अशोक के शिलालेख। देखिए अशोक के शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें क्या है वर्णन? तो इसमें जो है ये अशोक का शिलालेख दर्शाया गया है। अशोक के शिलालेख 2 और अशोक का शिलालेख 13, ये झारखंड से मिला है। तो अशोक का शिलालेख जो 2 है, इसमें क्या है? तो जनजातियों को अशोक ने धम्म का उपदेश दिया। किसका? काची का उपदेश दिया? धम्म का उपदेश। धम्म का उपदेश किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है जनजातियों को। इनको जनजातियों को दिया है। किसमें? तो अशोक का जो शिलालेख है 2 में। किसमें है? अशोक का शिलालेख 2 में। अब अशोक का शिलालेख 13, इसमें क्या है?
तो इसमें भी झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें अटावी या आटो नाम से संबोधित किया गया। झारखंड का जो संबोधन है वो किस नाम से किया गया है? अटावी, अटावी या फिर आटो, अटावी या आटो नाम से इसका उल्लेख किया गया झारखंड का। किसमें? अशोक के 13वें शिलालेख में। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है कवि गंगाधर का प्रस्तर अभिलेख। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है? तो हजारीबाग एवं धनबाद से मान राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। ये किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मान राजाओं के बारे में, मान राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है हम लोगों को कवि गंगाधर के प्रस्तर शिलालेख से। मान राजाओं के विषय में जानकारी हम लोगों को उपलब्ध होती है। मान राजाओं के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलता है कवि गंगाधर का प्रस्तर शिलालेख में। 14वीं सदी का कवि जो था, ये कब का था? तो 14वीं सदी का। कब का है? 14वीं सदी का, 14वीं सदी का। इसमें हम लोग मान राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिए, हमको एक अभिलेख मिला, पर्शियन अभिलेख। क्या मिला है? पर्शियन अभिलेख, जो कहाँ पे है? तो पलामू किले में, दाऊद खान पलामू किला में। कहाँ पर है ये? पलामू किला में। ये पर्शियन अभिलेख है कहाँ पर? तो पलामू किले में है। पलामू किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो दाऊद खां द्वारा। याद रखिएगा, पलामू किला किसके द्वारा बनाया गया? दाऊद खां द्वारा बनाया गया। यहीं पे पर्शियन अभिलेख बनाया गया है। पलामू किले में दाऊद खां द्वारा जो मस्जिद बनाया गया, पलामू किले में दाऊद खां द्वारा एक मस्जिद बनाया गया था। किसके द्वारा? क्या बनाया गया था? दाऊद खां द्वारा एक मस्जिद बनाया गया था। इसी में हम लोगों को मिलता क्या है? पर्शियन अभिलेख। क्या मिलता है? पर्शियन अभिलेख। याद रखेंगे, पर्शियन अभिलेख कहाँ मिला है? तो पलामू किले में। पलामू किले में जो दाऊद खां द्वारा एक मस्जिद बनाया गया था, इस मस्जिद में पर्शियन अभिलेख हम लोगों को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है दूध पानी। हजारीबाग के दूध पानी से 1894 ईस्वी में दूध पानी, ये कहाँ पर है दूध पानी? तो ये है हजारीबाग में। कहाँ पर है ये? हजारीबाग में दूध पानी। यहाँ से 1894 ईस्वी में हम लोगों को एक अभिलेख मिला है। कब मिला है? 1894 ईस्वी में। कब का अभिलेख है? तो 8वीं सदी के अभिलेख मिले हैं। 1894 ईस्वी में हम लोगों को मिला है, लेकिन यह अभिलेख कब का है? तो 8वीं सदी के अभिलेख है। 8वीं सदी के अभिलेख है, 8वीं सदी के अभिलेख है। दूध पानी कहाँ पर है? दूध पानी हजारीबाग में। याद रखेंगे। नेक्स्ट है पलामू। पलामू में गढ़वालों के कई शिलालेख प्राप्त हैं। किनके? गढ़वालों के। गढ़वालों के बहुत सारे शिलालेख पलामू से प्राप्त हुए। गढ़वालों के शिलालेख प्राप्त हुए। गढ़वालों के शिलालेख हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिला है हम लोगों को पलामू से, गढ़वालों के शिलालेख। फिर रांची है। फिर आपका क्या है? इटखोरी। इटखोरी में महेंद्र पाल के शिलालेख। इटखोरी में किसके शिलालेख मिलते हैं? तो महेंद्र पाल। किसके? याद रखिएगा, महेंद्र पाल के शिलालेख हम लोगों को कहाँ से मिले हैं? तो इटखोरी से। महेंद्र पाल के शिलालेख हम लोगों को मिला है, इटखोरी से मिला है महेंद्र पाल का शिलालेख। नेक्स्ट है रांची। नेक्स्ट क्या है? रांची। तो रांची में कहाँ से मिला? रांची के बोड़ैया गांव के मंदिर से 1682 ईस्वी का अभिलेख। कहाँ से? बोड़ैया गांव के मंदिर से। 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 बोड़ैया गांव के मंदिर से हम लोगों को मिला है, शिलालेख प्राप्त हुआ है। ये कब का? 1682 ईस्वी के शिलालेख है। याद रखेंगे, 1682 ईस्वी के शिलालेख हैं। 1682 ईस्वी के शिलालेख है, जो कहाँ से मिला है? बोड़ैया गांव के मंदिर से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आज अब हम लोग सिक्कों के बारे में देखते हैं। सिक्के का क्या उद्देश्य है? सिक्के जो है प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। सिक्के क्या है? ये प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। किसके बारे में? तो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है हमारा सिक्का। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। क्या है? सिक्का है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक स्रोत भी बोलते हैं। इस सिक्के को हम लोग न्यूमिस्मैटिक स्रोत भी बोलते हैं। न्यूमिस्मैटिक स्रोत, न्यूमिस्मैटिक स्रोत भी इसको हम लोग कहते हैं, सिक्के को न्यूमिस्मैटिक स्रोत। सिक्कों से क्या होता है? तो सिक्कों से हम लोगों को राजनीतिक इतिहास के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक संस्कृति के बारे में भी पता चलता है। सिक्के से तो हमको किसी काल का राजनीतिक इतिहास पता चलता है। राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक
राजनीतिक इतिहास के साथ साथ राजनीतिक इतिहास के साथ साथ हम लोगों को क्या पता चलता है, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक ये इतिहास में हम लोगों को पता चलता है सिक्कों से। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होता है सिक्कों से। झारखंड से प्राप्त जो सिक्के हैं यहाँ के प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को प्रदान करते हैं। झारखंड से जो हम लोगों को सिक्के प्राप्त हुए, तो झारखंड से सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झारखंड के रांची जिले से पहली और दूसरी शताब्दी के, रांची जिले से, कहाँ से? रांची जिले से पहली और दूसरी शताब्दी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। पहली और दूसरी शताब्दी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो कि क्या है, कुषाण साम्राज्य से संबंधित है। क्योंकि कुषाण कालीन सिक्के हैं ये, क्या है, कुषाण कालीन सिक्के हैं ये, जो हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रांची से प्राप्त हुआ है। कुषाण कालीन सिक्के ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ से प्राप्त हुआ? रांची से प्राप्त हुआ है। पहली और दूसरी शताब्दी के इतिहास के बारे में इनसे हमको जानकारी प्राप्त होता है। सिंहभूम से रोमन सिक्के पाए गए। अब देखिए, रांची से पाए गए कुषाण कालीन सिक्के, और सिंहभूम से आगे हम लोग देखते हैं के बारे में। देखिए, कुषाण कालीन सिक्के हैं ये, कुषाण कालीन सिक्के देखिए ये है कुषाण कालीन सिक्के। ये कहाँ से मिले हम लोगों को? रांची से मिले, रांची से मिले। इसमें पहली और दूसरी शताब्दी के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। और सिंहभूम से रोमन सिक्के मिले हैं, रोमन सिक्के देखिए, ये रोमन सिक्के हैं। ये कहाँ से मिले हैं? सिंहभूम से। ये कहाँ से मिले हैं? रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं? सिंहभूम से मिले हैं। रोमन सिक्के सिंहभूम से प्राप्त हुए रोमन सिक्के, जो इस बात का प्रमाण है कि उस समय झारखंड विदेशी व्यापार में शामिल था। इस सिक्के मिलने का क्या मतलब है? सिक्के में रोमन सिक्के मिल रहे हैं झारखंड से, रोमन सिक्के कहाँ से? झारखंड से मिल रहे हैं। इससे हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि उस समय जो झारखंड जो था, झारखंड में उसमें विदेशी व्यापार था, ये हम लोगों को पता चलता है। सिक्के का मिलने का मतलब ये होता है कि उस समय झारखंड में विदेशी व्यापार फल फूल रहा था। ये लोगों को रोमन सिक्के मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो सिंहभूम से मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक इंडो-सिथियन सिक्के भी मिले हैं। इंडो-सिथियन सिक्के जो है, देखिए ये इंडो-सिथियन सिक्के हैं। ये कहाँ से मिले? ये चाईबासा से मिला है, चाईबासा से मिला है। इंडो-सिथियन सिक्के चाईबासा से। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि विदेशी व्यापार जो था झारखंड के साथ भी उसमें हो रहा था। और ये रोमन सिक्के मिलना, कुषाण कालीन सिक्के हम लोगों को रांची से मिले हैं। इससे हम लोग को पता चलता है साम्राज्य उनका यहाँ रांची तक भी फैला हुआ था, कुषाण साम्राज्य। अच्छा, ये कुषाण कालीन सिक्के जो है रांची के अलावा सिंहभूम और मयूरभंज से भी मिले हैं। सिंहभूम और मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में। मयूरभंज उड़ीसा, यहाँ से भी हम लोगों को ये कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए। याद रखिएगा, कुषाण कालीन सिक्के रांची से हैं। पहली और दूसरी शताब्दी का इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। रोमन सिक्के आपके सिंहभूम से मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि झारखंड, उसमें विदेशी व्यापार झारखंड में भी चल रहे थे। और आपके इंडो-सिथियन सिक्के पूछा जाए कहाँ से मिले हैं, तो इंडो-सिथियन सिक्के जो है चाईबासा से मिले हैं। इंडो-सिथियन सिक्के कहाँ से मिले? चाईबासा से। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दो हम लोग अभी देख लिए, पुरातात्विक स्रोत हम लोग दो देख लिए, अभिलेख देख लिए और सिक्के देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं स्मारक और भवन। क्या देखने वाले हैं? स्मारक और भवन। मानव सभ्यता के विकास की कहानी केवल लिखित अभिलेखों में नहीं, बल्कि पत्थरों, दीवारों, स्तंभों, मंदिरों, महलों, किलों और मकबरों में भी छिपी रहती है। स्मारक और भवन में क्या है? तो मानव सभ्यता की जो कहानी है वो सिर्फ अभिलेख में नहीं है। ये कहाँ कहाँ? तो अब किलों में भी मिलते हैं, कहीं महलों में भी है, कहीं किलों में लिखा गया है, किलों में, महलों में, ये सारे भी हम लोगों को इतिहास के लिखित प्रमाण मिले हैं। स्तंभों में, मंदिरों में, ये हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने के ये जो स्रोत हैं स्मारक और भवन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये स्मारक और भवन उस समय की क्या बताते हैं? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कला एवं वास्तुकला। स्मारक वगैरह देखने से हम लोगों को कला और वास्तुकला का भी बोध होता है। कला और वास्तुकला के बारे में जानकारी प्राप्त होता है कि उस समय कला और वास्तुकला कैसे फल फूल रही थी, किस तरह का कला या वास्तुकला का प्रयोग किया जा रहा है। इतिहासकार इनको क्या? भौतिक साक्ष्य, इतिहासकार जो है ये स्मारक और भवन को भौतिक साक्ष्य मानते हैं। भौतिक साक्ष्य जो अवेलेबल है, जिसको देखा जा सकता है अभी भी, भौतिक साक्ष्य के रूप में मानते हैं ये
स्मारक और भवन को भौतिक साक्ष्य के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। झारखंड के विभिन्न स्थानों से, विभिन्न स्थलों से, विभिन्न कालखंडों में विभिन्न समयों के स्मारक और भवन हम लोगों को भी प्राप्त हुए, जो उस काल के इतिहास को समझने में मदद करते हैं। झारखंड से कौन कौन से देखिए स्मारक और भवन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो एक है पलामू किला। पलामू किला है कहाँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि लातेहार में ये पूछा जाता है प्रश्न कि पलामू किला कहाँ है। पलामू का नया किला, पलामू में दो किला है, एक नया किला है, एक क्या है नया किला है, और एक क्या है पुराना किला है। नया किला है और एक है पुराना किला, नया किला है और एक पुराना किला है। ये देखिए पलामू किला का आपको फोटो दिख रहा है। पलामू किला एक नया किला है और एक पुराना किला है। तो नया किला का जो है वो कौन बनाया था, तो नया किला बनाया है मेदिनी राय। नया किला किनके द्वारा बनाया गया, मेदिनी राय। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मेदिनी राय, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नया किला किसने बनाया, मेदिनी राय। अब पुराना किला का बात करें, पुराना किला किसने बनाया, तो पुराना किला बनाया आपका प्रताप राय। पुराना किला किसने बनाया, प्रताप राय के द्वारा बनाया गया। तो ये हम लोगों को स्मारक और भवन में पलामू किला हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जो कि लातेहार में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है शाहपुर का किला। शाहपुर का किला जो कि कहाँ पे है, ये पलामू में। ये याद रखिएगा, शाहपुर का किला कहाँ है, पलामू में। ये किसके द्वारा निर्मित था, तो गोपाल राय। चेरो राजा था एक, चेरो राजा था जिसका नाम था क्या, चेरो राजा था जिसका नाम था गोपाल राय। क्या नाम था, गोपाल राय द्वारा जो है अर्धनिर्मित शाहपुर का किला है, जो कि अर्धनिर्मित है। कैसा है ये, अर्धनिर्मित है, पूर्ण निर्मित नहीं है, अर्धनिर्मित है। देखिए शाहपुर का किला है। किला 18वीं सदी का है। कब का है, तो 18वीं सदी का इतिहास के बारे में हम लोगों को, या उस समय के वास्तुकला के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। 18वीं सदी का है ये शाहपुर का किला, जो कि पलामू में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये किला है कुंदा का किला, जो कि चतरा में है। कहाँ पे, प्रतापपुर में कुंदा का किला स्थित है। ये कहाँ पे, प्रतापपुर, चतरा का कहाँ, प्रतापपुर में स्थित है कुंदा का किला। ये मुगल कालीन है। इससे हम लोग मुगल वास्तुकला के बारे में जानकारी मिलती है। ये कब का है, तो मुगल कालीन है। ये कब है, मुगल कालीन है कुंदा का किला, जो कि प्रतापपुर में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए ये है तेलियागढ़ का किला। ये इमेज में दिखाया गया तेलियागढ़ का किला, जो कि कहाँ पर है, साहेबगंज में स्थित है, राजमहल में स्थित। ये भी मुगल कालीन सरदारों द्वारा निर्मित। ये किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो मुगल कालीन सरदार द्वारा निर्मित किया गया है। मुगल कालीन सरदार द्वारा निर्मित किया गया है, मुगल कालीन सरदार द्वारा निर्मित है ये। कौन, तो तेलियागढ़ का किला जो कहाँ पर है, साहेबगंज। नेक्स्ट है कोल्हुआ पहाड़ आपका कहाँ है, चतरा में। तो कोल्हुआ पहाड़ में क्या मिला है, तो मुगल कालीन दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, मुगल कालीन दुर्ग के अवशेष हम लोगों को मिले हैं। कहाँ से, तो कोल्हुआ पहाड़, मुगल कालीन दुर्ग के अवशेष मिले हैं, यहाँ से। कहाँ से, तो कोल्हुआ पहाड़ से, जो कि चतरा जिले में स्थित है। फिर इटखोरी चतरा, इटखोरी में क्या है, इटखोरी में माँ भद्रकाली मंदिर एवं गुमला का टांगीनाथ मंदिर 8वीं से 11वीं सदी का है। इटखोरी में जो माँ भद्रकाली मंदिर जो है वो कब का है, माँ भद्रकाली मंदिर जो है वो 8वीं से 11वीं सदी का इतिहास समेटे हुए। 8वीं से 11वीं सदी का है ये, 8वीं से 11वीं सदी का ये माँ भद्रकाली मंदिर जो इटखोरी में मिला है। नेक्स्ट है देखिए महामाया मंदिर, जो कि हापा मुनि का महामाया मंदिर, जो ये कब का है, ये है आपका 1458 का। ये कब का है, 1458 ईस्वी का है। 1458 ईस्वी का ये महामाया मंदिर, जो कि हापा मुनि कहाँ पर, गुमला में स्थित है। नेक्स्ट देखिए बोड़या मंदिर। क्या है, बोड़या मंदिर, ये कहाँ पर है, बोड़या मंदिर आपका है कहाँ, रांची में स्थित है। और बोड़या मंदिर जो है ये कब का है, तो इसका इतिहास कब का है, 17वीं सदी का इतिहास। 17वीं सदी के इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी, उसमें को वास्तुकला, कला इत्यादि के बारे में जानकारी हमको बोड़या मंदिर से प्राप्त होती है। एक है चूटिया रांची। तो चूटिया रांची में राम सीता मंदिर है। यहाँ से हम लोगों को क्या मिला है, तो राम सीता मंदिर। क्या मिला है, राम सीता मंदिर मिला है। राम सीता मंदिर जो कब का है, तो ये है आपका 17वीं सदी का। ये भी 17वीं सदी का है। कौन, बोड़या मंदिर भी आपका रांची का हो गया, 17वीं सदी। और राम सीता मंदिर कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, चूटिया रांची में स्थित है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है।
ये देखिए जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी पूछा जाता है। तो जगन्नाथ मंदिर तो एक पुरी में है और एक रांची में भी स्थित है। एनी शाह द्वारा इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1691 ईस्वी में। 1691 ईस्वी में बनाया गया। उस समय के हम लोगों को वास्तुकला और कला की जानकारी मिलती है। ये जगन्नाथ मंदिर रांची को देखिए। नेक्स्ट है हजारीबाग के परचारू पर्वत। हजारीबाग के परचारू पर्वत, यहाँ से एक प्राचीन गुफा मिली है। क्या मिली है? यहाँ से प्राचीन गुफा मिली है। प्राचीन गुफा मिली है यहाँ से, जो माना जाता है कि किसके द्वारा बनाया गया? मचकुंद ऋषि। मचकुंद ऋषि की गुफा माना गया इसको। किसके द्वारा? मचकुंद ऋषि की गुफा माना गया है इसको। मचकुंद ऋषि की गुफा माना गया इसको। मचकुंद ऋषि की गुफा जो कहाँ पे मिला है? तो हजारीबाग के परचारू पर्वत में। झारखंड में असुर काल की ईंटें भी पाई गई हैं। झारखंड में देखिए असुर कालीन ईंटें पाई गई हैं। असुर कालीन ईंटें ये भी झारखंड में पाई गई हैं। असुर कालीन ईंटें जो क्या है? तो लंबाई इसका 17 इंच होता था। लंबाई कितना होता था? 17 इंच। 17 इंच इसका लंबाई था। चौड़ाई 10 इंच था। चौड़ाई कितना था? चौड़ाई इसका 10 इंच था। 17 इंच लंबाई, 10 इंच चौड़ाई और मोटाई की बात करें तो 3 इंच मोटाई। मोटाई कितना था? 3 इंच इसका मोटाई था। ये हम लोगों को प्राप्त हुआ। असुरकालीन ईंटें भी प्राप्त हुई झारखंड से। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले टॉपिक मूर्तियां। अब मूर्तियां भी झारखंड के विभिन्न स्थानों के विभिन्न कालखंडों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, जो उस काल के इतिहास को समझने में मदद करती है। कौन कौन से मूर्तियां मिली है? तो हम लोग उसको देखते हैं कि दुमदुमा। एक दुमदुमा कहाँ पर? हजारीबाग में। यहाँ पे पाषाण कालीन मूर्तियां, पत्थर के अवशेष एवं शिवलिंग प्राप्त हुई। क्या हुआ? तो यहाँ पे कैसी मूर्तियां मिली हैं? तो पाषाण कालीन मूर्तियां। पाषाण कालीन मूर्तियां मिली है और पत्थर के अवशेष मिले हैं। पत्थर के अवशेष एवं शिवलिंग। पत्थर के अवशेष एवं शिवलिंग ये कहाँ से प्राप्त हुए? पत्थर के अवशेष भी प्राप्त हुए यहाँ से और शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ? शिवलिंग भी प्राप्त हुआ। कहाँ से? दुमदुमा। कहाँ पे है दुमदुमा? हजारीबाग में प्राप्त हुआ। जो कब तक के इतिहास के बारे में जानकारी देता है? तो 8वीं से 11वीं सदी। 8वीं से 11वीं सदी का इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है हम लोगों को। कहाँ से? दुमदुमा हजारीबाग से। नेक्स्ट है बेनू सागर। नेक्स्ट क्या है? बेनू सागर। ये कहाँ पे पाया है? पश्चिमी सिंहभूम में। हिंदू देवी देवताओं और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली है यहाँ से। किनके? हिंदू देवी देवता की मूर्ति मिली है। हिंदू देवी देवता की मूर्ति मिली है बेनू सागर से। और जैन तीर्थंकर की मूर्ति। किनका मूर्ति? जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली है। जैन तीर्थंकर की मूर्ति। ये दोनों चीज मिला है, हिंदू देवी देवता का मूर्ति और जैन तीर्थंकर की मूर्ति, जो 7वीं से 8वीं सदी का है। कब से है? तो 7वीं से 8वीं सदी का है। ये मूर्ति जो मिला है वो कब का है? 7वीं से 8वीं सदी का ये मूर्ति है, जो बेनू सागर के पश्चिम सिंहभूम में मिला है। नेक्स्ट देखिए बहरागोड़ा। बहरागोड़ा कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में। ये असुर सभ्यता का केंद्र से उत्तर पाषाणकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई। ये असुर सभ्यता का केंद्र था और यहाँ से उत्तर पाषाणकालीन मूर्तियां, याद रखिएगा, उत्तर पाषाणकालीन मूर्तियां हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुई। उत्तर पाषाणकालीन मूर्तियां ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बहरागोड़ा से। बहरागोड़ा से। बहरागोड़ा कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धालबुमगढ़ एवं सारंडागढ़। यहाँ से क्या मिला है? प्राचीन दुर्ग एवं मंदिर के भग्नावशेष। यहाँ पे क्या मिला है? तो प्राचीन दुर्ग मिला है। प्राचीन दुर्ग मिला है और मंदिर के अवशेष मिले हैं। मंदिर के अवशेष मिले हैं। प्राचीन दुर्ग और मंदिर के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? धालबुमगढ़ या फिर सारंडागढ़ एरिया से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पलामू। पलामू में क्या है? बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित अनेक मूर्तियां एवं 2 मस्तक वाला सिंह भी मिला है। ये याद रखिएगा, यहाँ बौद्ध और जैन का मूर्ति के साथ साथ बौद्ध का मूर्ति भी मिला और जैन का भी मूर्ति, बहुत सारा मूर्ति मिला। इसके साथ साथ यहाँ पे एक मिला है अजीब चीज, वो है क्या है? 2 मस्तक वाला सिंह। क्या मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 मस्तक वाला सिंह अगर बोला जाए कहाँ से मिला है? तो ये पलामू से मिला है। कहाँ से मिला है? पलामू से मिला है 2 मस्तक वाला सिंह। नेक्स्ट देखिए हनुमान गांव जो कि सतबरवा पलामू में है। यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से जैन धर्म के अवशेष मिले। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, जैन धर्म के अवशेष मिले हैं। जैन धर्म के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? हनुमान गांव से।
हनुमान गांव से जैन धर्म के अवशेष, पलामू से बौद्ध जैन दोनों और 2 मस्तक वाला सिंह, यह पलामू से मिला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पंसा व सहरावीरा, ये भी पलामू में है। कहाँ पे स्थित है? पंसा व सहरावीरा पलामू में स्थित है। यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से बौद्ध स्तूप। हनुमान गांव से क्या मिला? जैन धर्म का अवशेष। पंसा या सहरावीरा जो पलामू में, यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से बौद्ध स्तूप। क्या मिला है? बौद्ध स्तूप मिला है, बौद्ध स्तूप मिला है। कहाँ से? पंसा और सहरावीरा जो कि पलामू में स्थित है। नेक्स्ट देखिए करुआ ग्राम, एक और है ये करुआ ग्राम, ये आपका गढ़वा में है। यहाँ से भी बौद्ध स्तूप मिला है। करुआ ग्राम से भी हम लोगों को क्या मिला है? तो बौद्ध स्तूप मिला है। हनुमान गांव से क्या मिला है? तो जैन धर्म की मूर्तियां मिली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दालमी जो सरायकेला खरसावां में, यहाँ से भी अनेक बौद्ध अवशेष, ये भी करुआ ग्राम से भी बौद्ध अवशेष, पंसा और सहरावीरा पलामू से भी बौद्ध स्तूप मिले हैं। दालमी सरायकेला से भी हम लोगों को क्या मिले हैं? तो बौद्ध अवशेष ही प्राप्त हुए। क्या मिले हैं यहाँ से? बौद्ध अवशेष यहाँ से भी मिले, बौद्ध अवशेष मिले यहाँ से भी हम लोगों को। नेक्स्ट है बेलवा दाग जो कि खूंटी में है, यहाँ से बौद्ध विहार के अनेक अवशेष, यहाँ से भी बौद्ध विहार के अवशेष मिले। याद रखिएगा बौद्ध के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? बौद्ध विहार के अवशेष मिले हम लोगों को, बौद्ध विहार के अवशेष मिले। कहाँ से? बेलवा दाग जो कहाँ पर है? खूंटी में स्थित है। नेक्स्ट है खकपरता, ये कहाँ पर है? लोहरदगा में। खकपरता से जो क्या मिला हम लोगों को? 7वीं एवं 8वीं सदी की माँ दुर्गा एवं भगवान विष्णु की किनका मूर्ति मिला है? तो माँ दुर्गा का मिला है और भगवान विष्णु की 2 प्राचीन मूर्तियां मिली। माँ दुर्गा और भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुए। कहाँ से? तो प्राप्त हुआ खकरपत्ता जो कि लोहरदगा में। यहाँ से भगवान माँ दुर्गा और भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्तियां हम लोगों को प्राप्त हुई है। हम लोग देखेंगे चित्रकला के बारे में। किसके बारे में? चित्रकला के बारे में देखेंगे। झारखंड में शैल चित्र और गुफा चित्र काफी पुराने मिलते हैं, काफी पुराने शैल चित्र और गुफा चित्र मिले हैं, जो कि कहाँ से? हजारीबाग हो गया, पलामू हो गया। कहाँ से चित्रकार मिला? शैल चित्र और गुफा चित्र मिले हैं तो हजारीबाग से मिले हैं। हजारीबाग हो गया आपका, पलामू हो गया, हजारीबाग से, पलामू से, लोहरदगा से मिला है, फिर गुमला से मिला है, गुमला से, और पूर्वी सिंहभूम। और कहाँ से? पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों सिंहभूम से हम लोगों को क्या मिला है? तो ये शैल चित्र और गुफा चित्र मिलते हैं। शैल चित्र और गुफा चित्र हम लोग प्राप्त हुए। पलामू का एक जगह है क्या? पलामू का जगह है एक लिखलाही पहाड़। क्या नाम है? लिखलाही पहाड़ से ये हम लोगों को यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? लिखलाही पहाड़ की एक गुफा में बने शैल चित्र को देखकर इसे बनाने वालों के कलात्मक बोध को समझा जा सकता है वे आज के आधुनिक कलाकारों से किसी तरह कम नहीं है। लिखलाही पहाड़ में हम लोगों को एक गुफा में बना हुआ शैल चित्र मिला हुआ है। गुफा में बना हुआ क्या मिला है? शैल चित्र मिला है, जो कि आज के बोला जा रहा है कि आज के आधुनिक वास्तुकला से या फिर आधुनिक कलाकारों से किसी भी प्रकार से वो कम नहीं है। ये लिखलाही पहाड़, याद रखिएगा कहाँ है? पलामू में है। लिखलाही पहाड़ पलामू में है। प्रागैतिहासिक काल के मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना हजारीबाग में भी प्राप्त हुआ है। यह कहाँ से? हजारीबाग में भी चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ है। जब 1991 ईस्वी में इसको कब प्राप्त हुआ? तो 1991 ईस्वी में खुदाई किया गया हजारीबाग में। हजारीबाग का कौन कौन सा एरिया में? हजारीबाग का कौन कौन सा एरिया? तो इसको हो गया, सतपहाड़ हो गया, इसको हो गया, सतपहाड़ हो गया, सरैया हो गया, इसको सहस्त्रपहाड़, सरैया, रहम, देहांगी आदि स्थानों से, रहम, देहांगी आदि स्थानों से हम लोगों को क्या मिला है? तो ये हम लोगों को यहाँ से चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ है। हजारीबाग के इसको गांव में मिला है एक रॉक पेंटिंग। देखिए इसको गांव जो है, हजारीबाग का इसको गांव, यहाँ से क्या मिला है? तो रॉक पेंटिंग मिला है। क्या मिला है? रॉक पेंटिंग मिला है। रॉक पेंटिंग, चट्टानों पर पेंटिंग किया गया, रॉक पेंटिंग प्राप्त हुआ हजारीबाग के इसको गांव से।
जो 2 से 5000 ईसा पूर्व की बताई जाती है। इसका कार्यकाल जो बताया जाता है 2 से 5000 ईसा पूर्व का, 2 से 5000 ईसा पूर्व कार्यकाल इसका बताया जाता है। 2 से 5000 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल बताया जाता है। और झारखंड की रॉक पेंटिंग की जो तुलना है, इसका जो तुलना है वो सिंधु घाटी सभ्यता की पेंटिंग से की जाती है। इसका तुलना किससे किया जाता है? तुलना किया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के पेंटिंग से। जो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को पेंटिंग मिला है उसी तरह का पेंटिंग मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की पेंटिंग से इसका तुलना किया जाता है। जो इसको गांव में हम लोगों को रॉक पेंटिंग मिला है। नेक्स्ट हम लोग झारखंड गढ़वा जिले के भवनाथपुर में भी प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र मिले। गढ़वा का कहाँ है? तो गढ़वा के भवनाथपुर में। गढ़वा के कहाँ मिला है? तो भवनाथपुर, भवनाथपुर। यहाँ से भी हम लोगों को शैल चित्रकला के दुर्लभ शैल चित्र मिले। गुफाओं के अंदर आखेट की चित्रकारी उगाड़ी। गुफाओं के अंदर कैसे किसकी चित्रकारी है? आखेट की चित्र। आखेट मतलब शिकार, शिकारी जो शिकार करता है उसका चित्रकारी का मिला है हम लोगों को गढ़वा के भवनाथपुर से। गुमला जिले के कोजेंगा के जंगल से हजारों साल पुरानी एक रॉक पेंटिंग मिली है। पुरातात्विदों का मानना है कि यह पेंटिंग इसको से भी ज्यादा उत्कृष्ट है। गुमला का कहाँ से मिला है? तो गुमला इसको कहाँ है? हजारीबाग में। गुमला का एक जगह है जिसका कोजेंगा के जंगल, गुमला के जिले के एक जंगल कोजेंगा के जंगल, नाम याद रखिएगा, कोजेंगा जंगल, कोजेंगा जंगल से। यहाँ से भी हम लोगों को रॉक पेंटिंग मिला है। क्या मिला है? रॉक पेंटिंग मिला है। रॉक पेंटिंग यहाँ से भी मिला है, जिसको माना जाता है कि ये इसको से जो पेंटिंग मिला उससे भी ज्यादा उत्कृष्ट है। कोजेंगा जंगल कहाँ है? तो गुमला में है। कोजेंगा जंगल याद रखिएगा गुमला में है। यहाँ से भी हम लोगों को रॉक पेंटिंग मिले। सुत्याम्बे पहाड़ पर डायनासोर के पदचिन्ह मिले हैं। सुत्याम्बे पहाड़ जो है यहाँ से डायनासोर के पदचिन्ह मिले हैं सुत्याम्बे पहाड़ में। कहाँ पर? सुत्याम्बे पहाड़ में डायनासोर के पदचिन्ह, लेकिन अभी इसका पुष्टि होना बाकी है। सुत्याम्बे से हम लोगों को डायनासोर के पदचिन्ह मिले हैं, डायनासोर के पदचिन्ह मिले हैं, लेकिन इसका अभी जो क्या है, इसका अभी प्रमाणिकता जो है अभी बाकी है। प्रमाणिक होना भी, प्रमाणिकता अभी सिद्ध नहीं हुई इसकी। ये हम लोग देख रहे थे चित्रकला। अब हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत। क्या देखने वाले? अब हम लोग साहित्यिक स्रोत। झारखंड के इतिहास से संबंधित साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया। ये हम लोग ऊपर देख लिए थे। एक है धार्मिक साहित्य। क्या है? धार्मिक साहित्य। एक है आपका धार्मिक साहित्य और दूसरा क्या है? लौकिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य बोलिए या लौकिक साहित्य। भगवत पुराण में, अब धार्मिक साहित्य में कौन हो गया आपका? भगवत पुराण। क्या है? भगवत पुराण। भगवत पुराण में क्या है? देखिए हम लोग देखते हैं भगवत पुराण। भगवत पुराण में झारखंड क्षेत्र को किक्कट प्रदेश कहा गया। झारखंड को किस नाम से बोला जाता है? झारखंड को बोला जाता था किक्कट प्रदेश। किक्कट प्रदेश याद रखिएगा। यह साहित्यिक स्रोत हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें धार्मिक साहित्य पढ़ रहे हैं। धार्मिक साहित्य में भगवत पुराण में झारखंड का जिक्र हुआ है, लेकिन वो जिक्र किस नाम से हुआ है? जिक्र हुआ है किक्कट प्रदेश के नाम से। वैदिक काल में भी किक्कट ही कहा जाता था। ये किक्कट भगवत पुराण में भी बोला गया और वैदिक काल में भी किक्कट ही कहा जाता था। वैदिक काल में भी क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में भी किक्कट ही कहा जाता था। अब देखिए अथर्ववेद में भी झारखंड का जिक्र हुआ है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में भी झारखंड का जिक्र हुआ है और किस नाम से हुआ? तो ये हुआ व्रात्य प्रदेश। क्या हुआ? व्रात्य, व्रात्य प्रदेश के नाम से। व्रात्य प्रदेश के नाम से झारखंड का जिक्र हुआ है अथर्ववेद में, व्रात्य प्रदेश के नाम से। देखिए महाभारत, इस साहित्यिक स्रोत में भी झारखंड का जिक्र हुआ, महाभारत में भी। अब महाभारत में किस नाम से जिक्र किया गया इसको? तो पुंडरीक देश। महाभारत में इसको क्या बोला गया? पुंडरीक देश, पुंडरीक देश, पुंडरीक देश बोला गया, या फिर इसको बोला गया पशु भूमि, या पुंडरीक देश बोला गया, या फिर बोला गया पशु भूमि। क्या बोला गया? पशु भूमि। या फिर इसको बोला गया कर्कखंड या अर्कखंड। ये नाम महाभारत में ये नाम से जिक्र हुआ, कर्कखंड, कर्कखंड या फिर अर्कखंड। ये नाम जिक्र हुआ है किसका? महाभारत में। ये किसके लिए हुआ है? तो झारखंड के लिए। महाभारत में पुंडरीक देश, पशु भूमि, कर्कखंड या अर्कखंड नाम से जिक्र किया गया। कर्ण के दिग्विजय पर्व में भी, दिग्विजय पर्व में भी इसको कर्कखंड ही कहा जाता था। दिग्विजय पर्व में क्या कहा जाता है? दिग्विजय पर्व में भी
दिग्विजय पर्व में भी इसको अर्क खंड बोला गया। क्या बोला गया? अर्क खंड के नाम से इसका जिक्र हुआ है झारखंड का। यह हम लोग साहित्यिक स्रोत में झारखंड का नाम देख रहे हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड की चेरो जनजाति का वर्णन है। देखिए एक और हम लोगों का साहित्यिक स्रोत है जो है ऐत्रेय ब्राह्मण। क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण है, यह साहित्यिक स्रोत है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या जिक्र हुआ है? ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड की चेरो जनजाति का वर्णन मिला है। झारखंड का चेरो जनजाति का वर्णन किसमें मिला है? ऐत्रेय ब्राह्मण। चेरो जनजाति का वर्णन मिला है इसमें, चेरो जनजाति का वर्णन याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछे चेरो जनजाति का वर्णन किस ब्राह्मण में मिला है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। या फिर किस साहित्यिक स्रोत में? ऐत्रेय ब्राह्मण याद रखिएगा। विष्णु पुराण के खंड 2, 24 और 18 में इसे पौंडरिक प्रदेश कहा गया। विष्णु पुराण का खंड है, विष्णु पुराण का खंड, विष्णु पुराण का खंड, विष्णु पुराण का खंड कौन कौन सा खंड? तो 2, 24 और 18 में, 2, 24 और 18 में, 2, 24 और 18 में इसको पौंडरिक प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया? पौंडरिक प्रदेश, पौंडरिक प्रदेश कहा गया। 2, 24 और 18 में इसको पौंडरिक प्रदेश कहा गया। साथ ही मार्कंड पुराण, वायु पुराण आदि में भी इस प्रदेश की चर्चा हुई है। विष्णु पुराण में भी हुआ है, वायु पुराण में भी हुआ है, मार्कंडेय पुराण में भी झारखंड क्षेत्र का चर्चा हुआ है। मनु संहिता का एक श्लोक में झारखंड की पौराणिक एवं सांस्कृतिक पहचान की झलक मिलती है। मनु संहिता का एक श्लोक है, इसमें झारखंड का जिक्र हुआ है। मनु संहिता का एक श्लोक है। क्या है श्लोक? मनु संहिता का श्लोक, श्लोक क्या है? अयस्कः पात्रे। क्या है? अयस्कः पात्रे, अयस्कः पात्रे पयः पानम, अयस्कः पात्रे पयः पानम, अयस्कः पात्रे पयः पानम। ये क्या? मनु संहिता में ये श्लोक आया। अयस्कः पत्रे पयः पानम, सालः पत्रे च भोजनम, शाल पत्रे पत्रे च भोजनम, ये आया है साल पत्रे च भोजनम। शयनम खरजूरी पात्रे, शयनम खरजूरी पात्रे, खजूरी पात्रे। झारखंडे, झारखंड विधिवते, झारखंडे विधिवते, झारखंडे विधिवते, ये श्लोक आया है। झारखंडे विधिवते, ये किस, कहाँ पे ये श्लोक है? ये श्लोक है आपका मनु संहिता का श्लोक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि झारखंड के जो लोग हैं अयस्कः पात्रे पय पानम, मतलब कि धातु के बर्तन में पानी पीते हैं। शाला पत्रे च भोजनम, शाल के पत्तों पर भोजन करते हैं। शयनम खजूरी पात्रे, तथा खजूर की चटाई पर सोते हैं। और ये झारखंड का जो विधिवत है, ये झारखंड में विधान पूर्वक चलता है कि धातु के बर्तन में पानी पीना, शाल के पत्र में खाना और खजूर के पत्र के बने चटाई पर सोना। ये आया है आपका श्लोक कहाँ? मनु संहिता का श्लोक है। इसमें भी झारखंड का जिक्र आपका हुआ है। और गैर, अब हम लोग ये धार्मिक साहित्य देख रहे थे, अब है नेक्स्ट गैर धार्मिक साहित्य। कौन है? गैर धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य का तात्पर्य किससे है? तो ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए आपके, मिशनरियों की रचनाएं हो जाएगी, ब्रिटिश काल के रचित गजेटियर और विविध भाषाओं के साहित्य के बारे में हम लोग इसमें जानते हैं। इसमें आपके मिशनरियों के रचनाएं, ऐतिहासिक ग्रंथ जितने हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ जहाँ से हम लोगों को झारखंड का इतिहास के बारे में पता चलेगा। मिशनरियों की रचनाओं से पता चलेगा, मिशनरियों की रचनाएं इसमें आती है, मिशनरियों की रचनाएं, इससे भी हम लोगों को झारखंड के इतिहास के बारे में पता चलेगा। समय समय पर मिशनरीज आते रहे और उनके द्वारा जो रचनाएं की गई, ब्रिटिश काल के द्वारा रचित गजेटियर जो है, ये सारे चीजों से, ये सारी चीज जो है गैर धार्मिक साहित्य में आते हैं। तो अभी हम लोग झारखंड के पुरातात्विक स्रोत या झारखंड के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत देखा, साहित्यिक स्रोत देखा, अभिलेख, चित्रकला, ये सारे बारे में देखा कि झारखंड के का इतिहास हम लोगों को कहाँ कहाँ से और क्या क्या पता चलता है। अगर आपको ये सेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये झारखंड A to Z बुक को कंप्लीट कराया जा रहा है, जो एक बार कंप्लीट करने के बाद आपको आपका जो जीएस है, झारखंड जीएस, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।
अगर आपने अभी तक झारखंड का वीडियो नहीं देखा है तो सारे प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे, आप वहां से जाके एक एक वीडियो देख लेंगे। और झारखंड परीक्षा योद्धा का बुक पहले से ही प्लेलिस्ट में डाला गया है, और जिनका भी झारखंड में एग्जाम है वो जाके झारखंड परीक्षा योद्धा का भी बुक देख लें, और साथ में ये झारखंड A to Z बुक को भी कंप्लीट करते चलें। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।